हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए मैं 3 से 4 बड़े अपडेट देने वाला हूं, जिनका डायरेक्टली असर आपकी सैलरी पेंशन और फैमिली पेंशन पर पड़ने वाला है। जिनमें एक खबर होगी आपके जुलाई 2024 से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 53% बढ़ोतरी की अनाउंसमेंट कब होगी। आप सभी को पता है कि अब 53% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत तय हो चुका है, तो उसमें बढ़ोतरी कब होगी वो मैं बताऊंगा। साथ ही साथ दूसरा एक बड़ा अपडेट आया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के लिए, स्पेशली पेंशनर्स के लिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट एक सर्कुलर है। साथ ही साथ फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को लेकर भी एक इंपॉर्टेंट सर्कुलर जारी किया गया है। और इसके अलावा 18 मंथ के DADR और पेंशन में 5, 10 और 15% की बढ़ोतरी को लेकर के जो कुछ नए अपडेट्स आए वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पूरा डिटेल में जानेंगे। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो सकता है, लेकिन आपके लिए कई सारी चीजें इसमें हो सकती हैं। वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करेगा। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए घंटे के निशान को यानी कि बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तभी आपके पास हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। आपको जानकारी से आपको इन्फॉर्मेशन एक जल्दी से दे दूं हमारे चैनल के रिगार्डिंग। आप हमारे चैनल पर वीडियोस तो कंटिन्यू देख रहे हैं, लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते आपके पास वीडियो बहुत लेट डिले हो जाते हैं और वो कई बार बहुत लेट आते हैं। सपोज अगर मैं कोई वीडियो आज अपलोड करता हूं तो आपको 4 दिन बाद दिखता है, जिसके चलते क्योंकि उसका रीजन सिर्फ एक होता है कि आपने यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब तो कर रखा होता है, बेल आइकन नहीं प्रेस कर रखा होता है। इसलिए थोड़ा सा टेक्निकल चीज बता दूंगा आपको, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस करना है, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। चलिए जल्दी से लेकर चलते हैं पहली बड़ी खबर पर। जुलाई 2024 के DADR जो 53% है वो तय हो चुका है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जो आंकड़े थे वो फाइनली आ गए हैं और जो आंकड़ों की माने तो जो 53% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत तय हो चुका है। अब बात करते हैं, ये तो सब चीज पता है, इसकी अनाउंसमेंट कब होगी। तो मैं आपको बता दूं, अनाउंसमेंट जैसे यूजुअली हमेशा होती रही है, सितंबर मंथ के लास्ट वीक में कभी भी एक कैबिनेट बैठक होगी। इस कैबिनेट बैठक में आपको जो है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की तरफ से एक नोटिफिकेशन सर्कुलर जारी किया जाएगा और आपको एक कैबिनेट बैठक के बाद में आपको एक 3% महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अनाउंसमेंट देखने को मिलेगी। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आपकी जुलाई, अगस्त और सितंबर मंथ की एरियर्स के साथ में अक्टूबर मंथ की सैलरी और पेंशन के साथ में आपको जो है जुलाई मंथ का DADR देखने को मिले। साथ ही साथ 3% का जो एरियर्स भी आपको है 3 मंथ का आपको देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी अपडेट की, वो है 18 मंथ के DADR की लेकर के अभी राज्यसभा और लोकसभा दोनों में क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्वेश्चंस रेज किए गए थे 18 मंथ्स DADR को लेकर के। मैंने अपने कुछ प्रीवियस वीडियोस में भी उनकी बात की थी और गवर्नमेंट ने क्लियरली बिल्कुल मना कर दिया था कि 18 मंथ्स का DADR का एरियर्स नहीं मिल सकता। लेकिन इसके रिगार्डिंग भी कई सारे उसमें अपडेट्स आए थे कि अब जो है इकोनॉमी बहुत अच्छी हो गई है, जिसके चलते कर्मचारियों और पेंशनर्स के जो 18 मंथ्स का DADR का एरियर्स है वो सरकार को देना चाहिए। अगर सरकार अच्छी सिचुएशन में नहीं है अभी भी पैसे देने की, तो 3 से 4 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में देना चाहिए। और लेकिन 18 मंथ्स का जो है आपका पैसा आपको खातों तक जरूर पहुंचना चाहिए। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको भी लगता है कि 18 मंथ्स का DADR का पैसा आपको जो है जो लाखों में तक बन सकता है बहुत सारे पेंशन कर्मचारियों को, वो आपको मिलना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट बड़ी अपडेट की, जो कि आप सामने देख सकते हैं, जो कि जारी की गई है मिनिस्ट्री ऑफ, अब देख सकते हैं फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से एक इंपॉर्टेंट सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें पेंशनर्स के जो स्पैम किए गए हैं, साथ ही साथ पेंशनर्स के साथ फ्रॉड्स किए गए हैं, यानी उसके रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट सर्कुलर जारी किया गया है कि एक सर्कुलर जो है एक मेल भेजा गया था सभी CPCC के हेड को 21 जून 2024 को, आप सामने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और उसमें सभी पेंशनर्स को कॉशियस यानी कि सचेत और जितने भी फ्रॉड करने वाले लोग हैं उनसे दूर रहने के लिए बोला था। साथ ही साथ मैं बता दूं क्या फ्रॉड करते हैं, जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं, स्कैमर्स होते हैं, वो आपको एक व्हाट्सअप करते हैं या इसके अलावा मेल करते हैं और भी कई सारी चीजें उन पे ऐड होती है और उसमें उन मैसेजेस में ये लिखा होता है कि आपकी जो पेंशन पेमेंट है वो नेक्स्ट मंथ की रुक जाएगी। उसमें कई सारी चीजों में कटौती करके दिखाते हैं, जिसके चलते पेंशनर्स इजीली उस पर बिलीव कर लेते हैं और उनके झांसे में, उनके ट्रैप में फंस जाते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर सभी CPCC को बोला गया है, स्पेशली कि सभी पेंशनर्स
बिल्कुल सचेत रहें और इस टाइप के किसी भी टाइप के स्कैमर्स से उनके विक्टिम ना बने, और जितनी हो सके पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपनी या फिर जो पीपीओ नंबर है वो शेयर ना करें। इसके अलावा आपका डेट ऑफ बर्थ और बैंक अकाउंट डिटेल्स है वो भी किसी को शेयर ना करें। सीपीओ, बैंक, अदर गवर्नमेंट कभी भी आपके लिए सारी चीजों को रिक्वेस्ट पेंशनर से इन्फॉर्मेशन की कभी नहीं करता है, इसलिए ये सब चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इन सब चीजों से बच के रहना है, तभी आपके लिए फ्रॉड आपके साथ में बंद हो सकता है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों ऐसा फ्रॉड्स हो चुके हैं, व्हाट्सएप पर ऐसे मैसेजेस आने लगे थे लोगों को, पेंशनर्स को, कि आपकी नेक्स्ट मंथ की पेंशन रुक जाएगी या फिर कटौती कर ली जाएगी, जिसके चलते उन सब पर उनके पैसे कट गए या बहुत सारी चीजें हुई, जिसके बाद में गवर्नमेंट ने एक्शन लिए और सभी सीपीसीसी के हेड को, उन सभी को एक इंस्ट्रक्शन दिए कि आप ये सब चीजों से दूर रहें और किसी भी टाइप की आपकी पेंशन और इन सब चीजों पर कटौती नहीं होगी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक और इम्पोर्टेंट सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे अविवाहित तलाकशुदा बेटियों की निश्चित चिकित्सा जो भत्ता प्रदान किए जाने हेतु, यानी कि आपका जो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस है उसके रिगार्डिंग एक बड़ा सर्कुलर यहाँ पे जारी किया गया है। पेंशन भोगियों को तलाकशुदा अविवाहित पुत्रियों जिन्हें माता पिता दोनों की मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन या फैमिली पेंशन प्राप्त होती है को निश्चित चिकित्सा भत्ता देने के संबंध में कुछ संदर्भ प्राप्त हुए हैं। यह मामला बहुत समय से स्वास्थ्य निदेशालय और वित्त निदेशालय के परामर्श से कार्यालय में विचाराधीन था। अब स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा यह निश्चित किया गया है कि ऐसे पेंशन होगी जो कि तलाकशुदा हैं, अविवाहित पुत्रियां हैं और ऐसे सरकारी कर्मचारी जो अपने सेवानिवृत्ति के वक्त भारतीय रेल चिकित्सा मैनुअल IRMM के पैरा 612A के अनुसार सेवानिवृत्त कर्मचारी उदारीकृत स्वास्थ्य योजना जो कि RELHS होती है का विकल्प चुनते समय उनकी मृत्यु के वक्त आश्रित हो, उन दोनों प्राइमरी कार्ड होल्डर और इसके अलावा और भी चिकित्सा सुविधा जो प्राप्त होती थी उसमें विधवा तलाकशुदा अविवाहित पुत्रियों को आश्रित देने के बाद भी निर्धारित शर्तें पूरी होती है। अब उसके लिए इसमें कई सारी चीजें होंगी कि अब जो अंतर्गत इस पूरी डिटेल्स के अंतर्गत चिकित्सा भत्ता के प्राप्त करने के लिए निर्धारित सभी नियमों और शर्तों को पूरा करने के पश्चात चिकित्सा भत्ते यानी कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस या जिसे बोल सकते हैं निश्चित चिकित्सा भत्ते के लिए पात्र होंगे। इस बोर्ड के दिनांक 7/7/2014 के पत्र संख्या के अधिक्रमण में सारी चीजें कर दी गई हैं। साथ ही साथ अब अगर ऐसी चीजों पर है तो उसमें सभी लोगों को जो जिनकी भी विधवा तलाकशुदा या अविवाहित पुत्रियां हैं उन सबको फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस वहां पर प्रोवाइड कराया जाएगा। अब बात करते हैं एक और बड़ी अपडेट की, जो कि है आपकी सैलरी पेंशन में लेकर के। आपको पता है कि अब 15 अगस्त का निकल गया है, जिसमें कई सारे लोग बोल रहे थे या न्यूज में भी ऐसा आ रहा था कि 18 मंथ के DADR या पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं आपको पहले भी बता दूं कि ये सब वैसे फेस्टिवल्स आते रहते हैं, लेकिन बढ़ोतरी जो होती है ऑफिशियल कैबिनेट की बैठक होती है, PIB की प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की तरफ से सारी चीजें निकल कर आती हैं, उसके बाद ही सारी चीजें होती है और वहां पर सारी चीजें अपडेट होती हैं और वहां पर होने के बाद में ही सारी चीजों पर अपडेशन हो पाता है। बात करते हैं पेंशन के 5, 10 और 15% बढ़ोतरी को लेकर के। कुछ दिन पहले यूनियंस और एसोसिएशंस ने कैबिनेट बैठक के साथ कैबिनेट सचिव के साथ बैठक भी की थी, जिसमें 5, 10 और 15% पेंशन में बढ़ोतरी के लेकर के, इसके अलावा और भी कई सारे मुद्दे थे, जिसमें 8वां वेतन आयोग, ओल्ड पेंशन स्कीम और 18 मंथ्स के DADR, इसके अलावा भी कई सारे इश्यूज थे। एक चार्टर डिमांड वहां पर भेजा गया था कैबिनेट सेक्रेटरी को, जिसमें 8 से 10 चार्टर डिमांड थी। उसके अलावा उनमें सबसे बड़ी डिमांड जो थी 18 मंथ्स के DADR का एरियर्स, साथ ही साथ पेंशन में 5, 10 और 15% की बढ़ोतरी को लेकर के। सपोज आपकी अगर एज 60 से 65 साल है तो आपकी 5% बढ़ोतरी, फिर 66 से 70 साल में फिर से 5% की बढ़ोतरी, और 70 से 75 साल में यानी 71 से 75 के बीच में फिर से 5%, और 75 से लेकर के 79% के बीच 79 ईयर्स के बीच में आपको 5% की बढ़ोतरी दी जाए। तो ऐसे करके पेंशन में बढ़ोतरी की जाए, जिससे कि पेंशनर्स को काफी हद तक राहत मिल सके, क्योंकि पेंशनर्स की बेसिक पेंशन में किसी भी टाइप से बढ़ोतरी न की जाती है जब तक कि उनकी उम्र या आयु जो है आपकी 80 साल की सर्विस, 80 साल की एज पूरी न कर ले। 80 साल की एज पूरी करने के बाद उनकी बेसिक में 20% और 100 साल की एज पूरी करने के बाद या आयु पूरी करने के बाद आपको 100% पेंशन दे दी जाती है। लेकिन ऐसे में सबसे ज्यादा जो पेंशनर्स आते हैं वो 60 ईयर से 79 ईयर्स के बीच में आते हैं और उनको बेसिक पेंशन में किसी भी टाइप से बढ़ोतरी नहीं होती है, तो जिसके चलते पेंशनर्स और एसोसिएशन ने सरकार को चार्टर ऑफ डिमांड सौंपा है, जिसमें कर्मचारियों पेंशन के कई सारे इशूज हैं, जिनमें 18 मंथ्स के DADR के अलावा पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर के भी एक बड़ा इशूज रखा गया है। जल्द से जल्द इस पर कोई ना कोई अपडेट जरूर निकल कर आएगा। जो भी अपडेट होगा हम आपको जरूर बता देंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, साथ ही साथ आपको अगर पेंशनरी बेनिफिट से रिलेटेड कोई समस्या है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में उसको लेंगे, साथ ही साथ वहां पर आपके जो भी डाउट्स होंगे, आपके प्रॉब्लम्स होंगे, अब सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, शेयर सभी के साथ करिएगा। ऐसी न्यूज इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब कर लेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।
वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपको 8वें वेतन आयोग पर बहुत सारी और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि 8वें वेतन आयोग में क्या आपका फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। सारा एक चार्ट लेकर आया हूं, डिटेल में बात करेंगे पूरा 8वें वेतन आयोग पर। आपके ग्रेड पे, आपके लेवल के हिसाब से क्या क्या आपका बेसिक होगा 8वें वेतन आयोग में, वो भी मैं बताऊंगा। क्या फिटमेंट फैक्टर हो सकता है वो भी मैं बताऊंगा। साथ ही साथ 4th, 5th, 6th और 7th पे कमीशन में कितने परसेंट की हाइक हुई आपकी, क्या फिटमेंट फैक्टर रहा, कितनी मिनिमम बेसिक सैलरी थी, कितनी मिनिमम बेसिक पेंशन थी, उस पर भी बात करेंगे। और जानेंगे कि 8वें वेतन आयोग का जो प्रपोजल है वो गवर्नमेंट कब तक दे सकती है, कब तक लागू हो सकता है, क्या सारे इसमें अपडेट्स होंगे। यानी एक ही वीडियो में आपके 8वें वेतन आयोग पर यानी कि 8th CPC पर सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप अपनी बेसिक पेंशन और बेसिक सैलरी भी देख पाएंगे अगर 8वां वेतन आयोग जिस हिसाब से लागू हो सकता है। तो पूरा डिटेल में बात करेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आप हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को यानी घंटे के निशान को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलेगा। तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। सबसे पहले जानते हैं कि किन पे कमीशन में कितनी बढ़ोतरी हुई। थोड़ा एक रफली आइडिया लगेगा इससे कि 8th पे कमीशन में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है। सामने एक आप चार्ट देख पा रहे हैं जिसमें 8th पे कमीशन लिखा गया है। दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं कितने परसेंट हाइक हुआ वो देख सकते हैं, क्या फिटमेंट फैक्टर रहा वो यहाँ पर है। साथ ही साथ कितनी मिनिमम बेसिक सैलरी थी और उसके हिसाब से यहाँ पर किस हिसाब से बढ़ोतरी हुई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 4th पे कमीशन की। 3rd पे कमीशन से 4th पे कमीशन में जब हम आए तो वहां पर 27.6% की टोटल बढ़ोतरी हुई बेसिक में। फिटमेंट फैक्टर वहां पर नहीं था और मिनिमम बेसिक सैलरी उसके बाद हुई 750 रुपए। अब आगे चलते हैं 5th पे कमीशन में। जब 5th पे कमीशन आया तो 31% की यहाँ पर बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी हुई। फिटमेंट फैक्टर यहाँ भी नहीं था और बेसिक सैलरी 750 रुपए से बढ़ करके 2550 रुपए यहाँ पर हुई। अब बात करते हैं 6th पे कमीशन की। इसमें बढ़ोतरी हुई 54% की और यहां से अब फिटमेंट फैक्टर इंट्रोड्यूस हुआ, यानी कि 2250 रुपए में 1.876 का मल्टीप्लाई करने के बाद रफली 7000 रुपए यहां पर आए। यानी फिटमेंट फैक्टर ऐसा क्रूशियल रोल प्ले करता है जब आपकी बेसिक सैलरी जो भी होगी और एक फिटमेंट फैक्टर निकल कर आएगा, उसके बाद ही यहां पर आपकी टोटल बेसिक सैलरी या बेसिक पेंशन काउंट होगी। सपोज करिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम, यानी कि 7th पे कमीशन में 14.29% की बढ़ोतरी हुई और फिटमेंट फैक्टर अभी आपका जो प्रेजेंट में है वो 2.57 है। और बेसिक सैलरी की बात करें तो आपकी बेसिक सैलरी 18,000 रुपए और आपकी बेसिक जो पेंशन है वो 9,000 रुपए। और वो आती कैसे है, आपका जो भी प्रीवियस में 7,000 आपकी पे कमीशन में था और उसमें 2.57 का मल्टीप्लाई जब किया गया तो आप देख सकते हैं कि रफली एग्जैक्ट 18,000 नहीं आते हैं, रफली 18,000 रुपए आए, 17,500 आए तो उसको 18,000 रुपए बेसिक बनाएगा। अब बात करते हैं कि 8वें वेतन आयोग में कितने परसेंट का हाइक होगा, क्या फिटमेंट फैक्टर हो सकता है और कितनी मिनिमम बेसिक सैलरी या मिनिमम बेसिक पेंशन हो सकती है। अब हम उसकी बात करेंगे। आपने देखा यहाँ पर 4th से 5th के कमीशन में आप देख सकते हैं 31% का हाइक हुआ। 6th पे कमीशन में 54% का हाइक हुआ। 7th पे कमीशन में 14.29% का हाइक हुआ। वहीं बात करते हैं अगर 6th पे कमीशन की, उसमें फिटमेंट फैक्टर 1.86 रहा। वहीं 7th पे कमीशन की बात करते हैं, उसमें फिटमेंट फैक्टर 2.57 है जो करंटली अभी चल रहा है। अब बात करेंगे कि क्या 8वें वेतन आयोग में क्या फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए। पहले आप भी वीडियो को रनिंग में ही कमेंट कर सकते हैं कि आपके हिसाब से कितना फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए या कितने प्रतिशत की हाइक पेंशन और सैलरी में होने चाहिए जिससे आपकी मिनिमम बेसिक पेंशन और मिनिमम बेसिक सैलरी हो। हम पूरा डिटेल में चार्ट देखेंगे 8वें वेतन आयोग में क्या चार्ट होगा, क्या सारी अपडेट्स होंगी, वो चार्ट हम लेकर आए। आप देख सकते हैं ये चार्ट है और हम इसमें फिटमेंट फैक्टर जो है 2.528 लेकर आए। यानी फिटमेंट फैक्टर हम अगर एक्सपेक्टेड बात करते हैं इसमें कम ज्यादा भी हो सकता है, एग्जैक्ट यही भी हो सकता है। मैं आपको एक रफली आइडिया दे रहा हूं कि फिटमेंट फैक्टर 2.28 अगर हम लेकर चलते हैं तो क्या आपका बेसिक पेंशन होगा, क्या बेसिक सैलरी होगी, ये सारी चीजें हम इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस चार्ट पर, इस टेबल पर बात करने से पहले हम थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं कि 8वें वेतन आयोग का प्रपोजल कब तक आ सकता है,
क्या इसमें अपडेट्स आएंगे वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं मीडिया में जो खबरें आई उन पर बात करें थोड़ा सा। 8th पे कमीशन, सेंट्रल गवर्नमेंट रिसीव्स प्रपोजल एक्सपेक्टेड टू बी अनवील्ड इन जुलाई 2024, यानी कि जुलाई 2024 तक सेंट्रल गवर्नमेंट एक प्रपोजल एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। आप देख सकते हैं इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिसीव्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रपोजल टू एस्टेब्लिश द 8th सेंट्रल पे कमीशन CPC timed with the upcoming budget for 2024 expected to be unveiled in July. The proposal aims to review and revise the basic pay, allowances, pensions and other benefits for central government employees and pensioners. यानी कि जुलाई में जो बजट सेशन है, जो आने वाला बजट सेशन है, उसमें इस पर बात हो सकती है। आगे आप देख सकते हैं अर्जेंट कॉल फॉर द 8th पे कमीशन। मिस्टर शिव गोपाल मिश्रा, सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी यानी JCM फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैज अर्ज्ड द गवर्नमेंट टू प्रायोरिटाइज द फॉर्मेशन ऑफ 8th CPC. In a detailed letter to the cabinet secretary, Mishra highlighted the need for this commission to address the economic challenges faced by the government employees and government pensioners. तो आप देख सकते हैं कि जो NCJCM के सेक्रेटरी है मिस्टर शिवगोपाल मिश्रा, उन्होंने गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा और लेटर में 8वें वेतन आयोग को जल्द से जल्द लाने की, जल्द से जल्द फॉर्म करने की बात कही गई है, क्योंकि इकोनॉमिक जो भी चैलेंजेस हैं वो बहुत ज्यादा फेस करने पड़ रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को और गवर्नमेंट पेंशनर्स को। अब बात करते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड की और क्या टाइमिंग हो सकती है 8वें वेतन आयोग की, उस पर भी एक बड़ी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। Traditionally, the central government commission is formed every 10 years to evaluate and recommend changes to the pay structures, allowances and benefits of central government employees, incorporating necessary adjustment for inflation. यानी कि 8वें वेतन आयोग या कोई भी पे कमीशन होता है वो उसका एवोल्यूशन और रिकमेंडेशन किए जाते हैं, उसके वेतन भत्ते और जो भी बेनिफिट्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और पेंशनर्स के, वो इन्फ्लेशन के चलते ऐसा सब किया जाता है। द 7th पे कमीशन एस्टैब्लिश्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर on February 28, 2024 implemented its recommendation starting from 1/2016। आपको पता ही कि 7वें वेतन आयोग को गठन 28 फरवरी 2024 को किया गया था, जो कि 2014 को किया गया था, जो कि 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था। अब बात करते हैं CPC कब से स्टार्ट हो सकता है। द 8th CPC is proposed to commence from 1 जनवरी 2026, यानी कि एक जो आपका 8वां वेतन आयोग है एक्सपेक्टेड है कि 1 जनवरी 2026 से इसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। However, the government has yet to announce the formal establishment, leaving over 1 crore central government employees and pensions awaiting updates। आप देख सकते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के 1 करोड़ एम्प्लॉइज और पेंशनर्स है वो 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं और देखना होगा कि कब तक इसमें क्या क्या चीजें अपडेट होती हैं। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि जुलाई तक इसमें कोई ना कोई अपडेट निकल कर आएगा और उसके बेसिस पर हम फिटमेंट फैक्टर के बढ़ोतरी होने के बाद कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स का 8वें वेतन आयोग का गठन हो सकता है। हम प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसमें कोई भी बढ़ोतरी या कमी हो सकती है। प्रोजेक्टेड है 8th पे कमीशन के हिसाब से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं 8th CPC फॉर लेवल 1 टू लेवल 5 फिटमेंट फैक्टर की बात करें यहाँ पर, क्योंकि मैंने अभी प्रीवियस बताया कि फिटमेंट फैक्टर ही सबसे बड़ा रोल, क्रूशियल रोल प्ले करेगा आपकी पेंशन, आपकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होती है। तो आप देख सकते हैं हमने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 की यहाँ पर टेबल लेकर आए हैं, जिसमें 6 पे कमीशन, 8वें पे कमीशन में कितनी बेसिक आपकी होने जा रही है वो हम इस टेबल में बताने जा रहे हैं। तो आप सबसे पहले बात करते हैं लेवल 1 की। अगर आपका बेसिक इस टाइम पे 18,000 रुपए है तो आपका 8th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 2.28 के बेसिस पर 41,000 रुपए हो सकता है। वही बात करें इसमें आपका लेवल 1 में अगर आपकी बेसिक 18,500 रुपए है तो 42,000 रुपए आपका बेसिक हो सकता है। वहीं हम बात करें लेवल 1 में आपका अगर बेसिक 19,100 रुपए है तो 43,400 रुपए यहाँ पर हो सकता है। ऐसे इसमें बढ़ोतरी होती है, 19,700 है तो 44,700 हो जाएगा, 20,300 है तो 4600 हो जाएगा, 20,900 है तो 47,400 हो जाएगा, 21,500 है तो 48,800 हो जाएगा, 2200 है 50,200 हो जाएगा, 22 और 800 है तो 51,800 हो जाएगा। ऐसे ही करके इसमें बढ़ोतरी होती जाएगी। आप ये टेबल का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में यस लिखेंगे, वहां से आप ये टेबल सीधा सीधा डाउनलोड कर पाएंगे। आप देख सकते हैं आपकी जो भी बेसिक होगी उसके हिसाब से आप यहाँ पर टेबल देख लीजिएगा और आप अपना जो भी आपका बेसिक है वो यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। काफी बड़ी टेबल है, आप इसमें 40 कॉलम्स बनाए गए हैं। अब बात करते हैं लेवल 2 की। अगर लेवल 2 में आप अगर आते हैं और आपका अगर बेसिक जो है वो 19,900 है तो 8 पे कमीशन में आपका फिटमेंट फैक्टर 2.28 के बेसिस पर आपका जो सैलरी बेसिक होगा वो 45,400 रुपए होगा।
वहीं अगर हम बात करें आपका लेवल 2 में 20,500 अगर आपका बेसिक है तो 8 पे कमीशन में 46,700 रुपये हो सकता है। वहीं बात करें हम 21,100 रुपये अगर आपका बेसिक है तो 48,100 रुपये हो जाएगा। और अगर 21,700 रुपये आपका अगर बेसिक है तो 49,500 रुपये आपके बेसिक होने की पॉसिबिलिटीज हैं। वहीं आप अगर टेबल को इसको देखें तो सारे बढ़ते हुए क्रम में आपकी 8th पे कमीशन में कितना टेबल होगा, कितना आपका फिटमेंट फैक्टर के बेसिस पर होगा, वो आपका हो सकता है। वहीं हम लेवल 3 की बात करें, अगर आपका लेवल 3 में जो ग्रेड पे है वो 2,000 रुपये है। आप देख सकते हैं लेवल 3 में बेसिक अगर आपका 21,700 रुपये है तो आप 49,500 रुपये यहाँ पर आपका बेसिक हो सकता है। यहीं बात करें अगर हम आपका बेसिक 22,400 रुपये है तो 51,100 रुपये तक इसमें पॉसिबिलिटीज जताई जा रही है। वहीं बात करें अगर हम फिर से 23,100 रुपये इसका बेसिक है तो 52,700 रुपये बेसिक हो सकता है। लेवल 3 में फिर से अगर हम आपका बेसिक बात करें 23,800 तो 54,300 यहाँ पर हो सकता है। फिर से अगर हम बात करें 24,500 तो 55,900 आपका यहाँ पर बेसिक दिखाई दे रहा है। बात करें फिर से लेवल 4 जो कि ग्रेड पे होता है 2400, इसमें अगर हम बात करें तो 7th CPC में बेसिक स्टार्ट होता है 25,500 से, तो 8वें वेतन आयोग में 2800 ग्रेड पे होने के बाद 2800 फिटमेंट फैक्टर 2.28 होने के बाद आपका बेसिक 58,100 रुपये हो सकता है। वहीं 26,300 की बात करें, अगर आपका बेसिक 26,300 होता है तो 60,000 रुपये आपका बेसिक हो सकता है। अगर हम बेसिक की बात करें 27,100 अगर आपका बेसिक होता है तो आपका फिटमेंट फैक्टर 2.28 के बेसिस के बाद 61,800 रुपये यहाँ पर बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं अगर 4th की बात करें, अगर आपका बेसिक 27,900 रुपये है तो इसमें 63,600 रुपये, और अगर आपका बेसिक 28,700 रुपये है तो 65,400 रुपये आपकी बेसिक होने की पूरी पॉसिबिलिटीज बताई जा रही है। अगर हम लेवल 5 की बात करें जिसका ग्रेड पे 2800 होता है, अगर 7 CPC में स्टार्टिंग लेवल 5 में 7 CPC है 29,200 होने के बाद 66,600 रुपये यहाँ पर हो सकता है। वहीं अगर 30,100 है आपका बेसिक तो 68,600 रुपये हो सकता है, और 31,100 रुपये है तो 70,700 रुपये हो सकते हैं। 31,900 रुपये अगर आपके बेसिक है तो 72,700 रुपये हो सकता है। 32,900 बेसिक है तो आपका 75,000 टोटल बेसिक हो सकता है। और वहीं बात करें 33,900 अगर आपका बेसिक है तो 77,300 रुपये आपका बेसिक होने की यहाँ पर 8वें वेतन आयोग में पॉसिबिलिटीज जताई जा रही है। ये बहुत अच्छी टेबल है। फिटमेंट फैक्टर ये 2.28 के बेसिस पर है, और अगर फिटमेंट फैक्टर बदलता है तो आपकी बेसिक पे भी बदल सकती है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि अगर 2 तक या 2.57 तक भी अगर इसमें बढ़ोतरी होती है तो पेंशन काफी बढ़ोतरी हो जाएगी। इसमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी होने की बात कही जा रही है, लेकिन 8वें वेतन आयोग में देखना होगा कि क्या फिटमेंट फैक्टर रहता है। आप भी हमें कमेंट करके बताएगा कि आपके हिसाब से कितना प्रतिशत फिटमेंट फैक्टर हो सकता है और क्या फिटमेंट फैक्टर पर आपको कितनी। हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए मैं कई सारे बड़े अपडेट्स देने वाला हूं, जैसा कि सामने आप अपनी स्क्रीन पर देख सक रहे हैं। ऐसे बहुत सारे अपडेट्स हैं जो वित्त मंत्रालय के विभाग की तरफ से लोकसभा में कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें ओल्ड पेंशन स्कीम, आपका OROP, आपका फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस, 18 माह का DA DR के एरियर्स, और भी कई सारे अपडेट्स इस वीडियो में दूंगा, जिसमें जुलाई 2023 के कई सारे अपडेट्स होंगे। अगस्त में भी जो आपकी सैलरी पेंशन आपके खातों में आएगी उस पर भी कई सारे बड़े अपडेट्स मैं इस वीडियो के जरिए आपको देने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन कई सारे बड़े अपडेट्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। वीडियो को ध्यान से देखने के साथ साथ आपको एक काम और करना है। आपसे मैं एक अपील करना चाहता हूँ, आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखते तो है ही, इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक काम और करना है कि आपको जो घंटी की निशान है यानी कि बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना है सब्सक्राइब करने के बाद। तभी आपके पास हमारी वीडियोस की जो लेटेस्ट अपडेट्स होंगे, यानी कि हम वीडियो जैसे ही अपलोड करेंगे आप तक तुरंत पहुंच जाएगा, और वो करंटली जो न्यूज़ होगी वो आप तक पहुंचेगी। अदरवाइज कई बार ये होता है कि हम वीडियो आज अपलोड करते हैं, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होता है, या फिर सब्सक्राइब तो कर रखा होता है, बेल आइकन को यानी घंटी के निशान को प्रेस नहीं कर रखा होता है, जिसके चलते सपोज मैं आज अगर कोई वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको 4 दिन बाद दिखता है, तो आप लोग बोलते हैं कि ये वीडियो पुराना हो चुका है। बेसिकली वीडियो पुराना नहीं होता है, आपने घंटे के निशान को प्रेस नहीं कर रखा होता है, जिसके चलते वो सारी चीजें अपडेट्स से ऑब्सोलेट हो जाती हैं और आप तक नहीं पहुंच पाती हैं। इसलिए आपको एक ध्यान रखना है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। आपको इसके अलावा
एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं अपने चैनल के रिगार्डिंग। आप हमारे चैनल पर पेंशनर्स, कर्मचारियों और फैमिली पेंशनर्स के पेंशनरी बेनिफिट्स, साथ ही साथ एम्प्लॉइज के जो बेनिफिट्स है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स और बाकी चीजें समझाए जाते हैं। साथ ही साथ आपको कोई अगर डाउट है तो उसमें भी चीजों को वहां पर सॉल्व किया जाता है। चलिए जल्दी से लेकर चलते हैं आपको ये नोटिफिकेशन पर, जो कि आप सामने देख पा रहे हैं, जो कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की तरफ से लोकसभा में क्वेश्चन रेज किया गया था, जिसमें आप देख सकते हैं ओपीएस को बहाल करने से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जिसमें क्वेश्चंस आप देख सकते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। क्या वित्त मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे क्या राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित मुद्दों का अध्ययन करने और इस संबंध में सुधारों का सुझाव देने के लिए वित्त सचिव श्री सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? यदि हाँ तो इससे संबंधित ब्यौरा क्या है, यदि नहीं है तो विलंब होने के पीछे इसके क्या कारण है, साथ ही साथ जो समिति बनी है उसकी वर्तमान स्थिति क्या है। तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर ही है। यदि हाँ तो इस संबंध में समिति द्वारा जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए वो क्या है। अगला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं घ नंबर का, क्या सरकारी कर्मचारी संघ अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग और इसके लिए संघर्ष भी कर रहे हैं? यदि हाँ तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 5 नंबर का, कुछ राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया, यदि हाँ तो इससे संबंधित ब्यौरा क्या है। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सरकार पुरानी पेंशन योजना को अपने सरकारी कर्मचारियों के बहाल करने के पक्ष में नहीं है, यदि हाँ तो उसके संबंधित ब्यौरा क्या है। आप देख सकते हैं इसका आंसर दिया गया है वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी की तरफ से। का, खा और चा का आंसर उन्होंने एक साथ दिया है। क्वेश्चन में कुछ आंसर दिया है, जी हाँ, वित्त मंत्री द्वारा 24 मार्च 2023 को लोकसभा में घोषणा की गई थी और इसके अनुसार में बात की गई थी। केंद्र सरकार ने वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति के गठन किया गया है। जी हाँ दोस्तों, समिति की संरचना और विचारार्थ विषय निम्नानुसार है, यानी कि एक रिपोर्ट वाकई में बनाई गई थी, एक कमेटी वाकई में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी और उसके क्या क्या पॉइंट्स थे वो भी हम देखेंगे। इसमें क्या क्या संरचना है आप देख सकते हैं। इसमें कौन कौन था इस कमेटी में, वित्त सचिव और सचिव व्यय थे, अध्यक्ष थे इसके। सचिव कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग सदस्य थे, जो कि कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। अपर सचिव बनाए गए थे कार्मिक व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के सदस्य थे। साथ ही साथ जो अध्यक्ष हैं पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, जिसे कि पीएफआरडीए बोला जाता है, इसके 3 सदस्य और एक अध्यक्ष बनाए गए थे। तो क्या क्या विचार प्रस्तुत किए वो हम देख सकते हैं। क्या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली जैसे कि सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू है, यानी एनपीएस के वर्तमान ढांचे तथा संरचना के आलोक में किसी परिवर्तन का औचित्य बनता है? यदि हाँ तो ऐसे उपायों का सुझाव देना जो कि राजकोषीय निहितार्थ और समग्र बजटीय गुंजाइश पर प्रभाव को ध्यान रखते हुए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारी की पेंशनरी लाभ के सुधार लाने की दृष्टि से उससे संबंधित करने के लिए उचित हो, ताकि आम नागरिकों के बचाव हेतु राजकोषीय विवेक बनाया जा सके। मैं थोड़ा डिटेल में भी समझा दूंगा, अभी हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं इसको। गांव में बोला गया है, समिति ने अपने काम में काफी प्रगति की है, किंतु अभी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। अब नेक्स्ट का आंसर देख सकते हैं, पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए समय समय पर जो यूनियंस है, फेडरेशन है, उनसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, उन्हें पेंशन की समीक्षा करने के लिए गठित समिति के समक्ष रखा गया है। इसके अलावा कई सारे राज्य हैं जहां पर ओल्ड पेंशन स्कीम को चालू किया गया है। वो राज्य आप देख सकते हैं, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने अपने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन प्रणाली ओपीएस पुनः शुरू करने के निर्णय के संबंध में केंद्र सरकार के जो पीएफआरडीए डिपार्टमेंट है उसको सूचित किया है। हालांकि पंजाब सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस में भी अपना अंशदान जारी रखा है। तो आप देख सकते हैं कि वाकई में एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी और उस कमेटी ने अपने सारे रिपोर्ट्स दे दिए हैं। हालांकि उस कमेटी की अभी जो अंतिम रिपोर्ट्स है वो आना बाकी है, अंतिम रिपोर्ट्स अभी तक नहीं आई है, और जिससे चलते पेंशनर्स और कर्मचारियों के जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसकी चीजें अभी नहीं हो पाई हैं, जिससे कि बहुत सारी चीजों पर अभी वहां पर ऐड होना बाकी है। ऐड होने के साथ साथ वहां पर अब चीजें धीरे से सारी चीजें ऐड होंगी, और ऐड होने के साथ साथ वहां पर सारी चीजें ऐड होने के साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली बिल्कुल मेंशन किया गया है कि ये सारी चीजें अभी मेंशन होंगी। मेंशन होने के साथ साथ आपको इनमें कई सारी चीजों को ऐड कर दिया जाएगा। चलिए लेकर चलते हैं आपको नेक्स्ट न्यूज पर। ओल्ड पेंशन स्कीम में तो ये बड़ी अच्छी खुशखबरी निकल कर आई है कि इस पर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी वित्त मंत्री की तरफ से, वित्त सचिव की तरफ से। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसमें 65 लाख
पेंशन धारकों के लिए एरियर और फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को लेकर के एफएमओ को लेकर बड़ा तोहफा जारी। जी हाँ दोस्तों, एफएमए को लेकर बड़ा तोहफा जारी। इसके अलावा आपको पेंशन धारकों के लिए एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं मैं कि ईपीपीओ में फिक्स मेडिकल अलाउंसेस और एरियर का कॉलम ना रहने से बहुत सारी चीजों का अपडेट नहीं हो पाता था, जिसके चलते उनको समझ नहीं आता था कि उनको कितना एरियर मिला है, कितना मिलने वाला है, और इसके साथ ही उनको पता नहीं चलता था कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस यानी एफएमए की स्थिति क्या है। लेकिन अब पेंशन धारकों की इस समस्या का निजात केंद्र सरकार ने कर दिया है। इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल कि पेंशन धारक, पहला पॉइंट होगा कि पेंशन धारकों को अब नहीं होगी सुविधा, ईपीपीओ में आपको शामिल किया जाएगा। बैठक में क्या निर्णय लिया गया, किस तारीख तक सिस्टम में बदलाव करना है, और मैनुअल प्रक्रिया से आप ये सारी चीजें होंगी उससे निजात जल्द से जल्द मिलेगी। चलिए थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं क्या है पूरी खबर, और जानेंगे पूरी खबर में क्या क्या चीजें अपडेट्स होंगी। आप देख सकते हैं सामने एक मीटिंग हुई थी, जिससे मीटिंग में बैठक में सारी चीजें अपडेट हुई थी, और वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंतर्गत जो सीपीए और डिपार्टमेंट है उसके द्वारा 65 लाख पेंशन भोगियों के शानदार तोहफा जारी किया गया है। अब पेंशन भोगियों के ईपीपीओ में फिक्स मेडिकल अलाउंसेस यानी एफएमए और एरियर का कॉलम भी दिया जाएगा, जिससे कि क्या होगा कि पेंशन धारकों को उनके जो एरियर्स होंगे उसको देखने की सुविधा होगी, और उनको कोई भी असुविधा यानी कि फैसिलिटीज होंगी इसमें ऐड होंगी। इसके माध्यम से पेंशन भोगी यानी पेंशनर्स हैं अपने फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस और एरियर की जानकारी कुछ सेकंडों में प्राप्त कर सकते हैं। सीपीए द्वारा सभी पेंशन भुगतान करने वाली बैंक के जो सीपीसीसीज हैं उनके प्रमुख हैं यानी जो हेड्स हैं को आदेश दिया गया है कि अपने वे सिस्टम को इस प्रकार से अपग्रेड करें ताकि पेंशन धारकों को उनके जो एरियर्स है या फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस में कितने पैसे आ रहे हैं हर महीने उस तरह की असुविधा न हो। अब ईपीपीओ में भी शामिल किया जाएगा। सीपीएओ ने बताया कि भविष्य में पेंशन धारकों के फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस और उनके जितने भी एरियर से जुड़े हुए सारे केस हैं यानी कि जो अपडेशन है वो डिजिटल रूप में भेजे जाएंगे। अब पेंशन धारकों को ईपीपीओ में फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस और एरियर का कॉलम रहेगा, जिससे कि पेंशन भोगी इन बातों से अवगत हो सकेंगे। बैठक में निर्णय लिया गया है। जी हाँ, सीपीएओ द्वारा 6 मई 2024 को जारी सर्कुलर के अनुसार इस मामले में एक बैठक हो चुकी है, और बैठक में पेंशन एरियर और फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को लेकर विस्तृत में चर्चा की गई। साथ ही साथ उसमें निर्णय भी लिया गया कि इन्हें इन सब चीजों को जो भी एरियर्स हैं फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस है इनके ईपीपीओ में शामिल किया जाएगा, ताकि जो पेंशनर्स है उससे अवगत हो सके कि उनको कितना एरियर मिला है या कितना एरियर मिलने वाला है, कितना फिक्स मेडिकल अलाउंसेस वगैरह इस चीजों में मिल रहा है। इस तारीख तक बदलना है सिस्टम में बदलाव। जी हाँ दोस्तों, सीपीसीसी से जितने भी हेड है उनको 15/5/2024 तक सिस्टम में जरूरी बदलाव करने के लिए बोला गया था। साथ ही साथ जितने भी पेंशन भुगतान करने वाली सीपीसीसी है उनको सिस्टम में जरूरी बदलाव करने के लिए बोला गया था, और इसके सार्थक नतीजे मिलने के बाद फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस और एरियर से जुड़े सभी केसों की प्रक्रिया डिजिटली रूप से पूरी होगी। ईपीपीओ में फिक्स मेडिकल अलाउंसेस और एरियर ये दोनों कॉलम शामिल होने के बाद पेंशन धारकों को किसी भी तरीके की समस्या नहीं आएगी। आगे आप देख सकते हैं मैनुअल प्रक्रिया से भी इसमें निजात मिलेगी। यहाँ दोस्तों, इस प्रकार पेंशन धारकों को मैनुअल प्रक्रिया से निजात मिलेगी। कोई भी पेंशन होगी अपने ईपीपीओ में यह देख सकेगा कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस या एरियर की क्या स्टेटस है, क्या स्थिति है। साथ ही साथ सीपीएओ ने बताया कि अगर पेंशन भुगतान करने वाली बैंकों को इस प्रक्रिया को शुरू करने में कोई परेशानी आती है तो उस स्थिति में टेक्निकल मदद के लिए आप देख सकते हैं साइंटिफिक ऑफिसर की भी मदद ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप इसके आदेश की प्रति डाउनलोड करना चाहते हैं तो सामने क्लिक करके यहाँ सारी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो 2 बड़े खबरें दी इसमें, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस आपके एरिया से रिलेटेड, साथ ही साथ आपकी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के जो एक बड़ी अपडेट आई है कि उसमें कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है, और भी कई सारों पर चीजों पर अपडेट होने वाली है। आप भी क्या आपके कमेंट्स हैं वीडियो में जरूर लिखिएगा ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के। साथ साथ आपके जो भी पेंशन बेनिफिट्स हैं उनको लेकर के क्या आपको समस्या आती है उन सब चीजों में आपका हमारे यूट्यूब चैनल में पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए 5 बड़ी मैं खबरें देने वाला हूं, जिसमें आप सभी के लिए कई सारी बड़े अपडेट्स होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब एक बजट सेशन आएगा जिसमें कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए भी कई सारी चीजें उसमें दी जा सकती है, क्योंकि अब गवर्नमेंट के ऊपर कई सारी चीजों का लेकर के इन पर चाहे वो 18 मंथ्स के डीए एरियर्स हो, मिनिमम पेंशन हो, पेंशन टैक्स फ्री हो, ऐसे करके बहुत सारी इश्यूज हैं जो गवर्नमेंट इनको सॉल्व कर सकती है। तो कौन कौन से वो इश्यूज होंगे जिन पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा कि जो 5 सामने आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये सबसे बड़े इश्यूज हैं पेंशनर्स और एम्प्लॉइज के लिए, तो इन पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इसके अलावा और भी कई अपडेट्स मैं दूंगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे के निशान को यानी कि बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं पहली बड़ी खबर देने वाला हूं 18 मंथ्स के डीए एरियर्स पर, क्या उसमें अपडेट्स हैं। दूसरी बात है कि मिनिमम पेंशन आपकी 9,000 रुपए है, उसमें कितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए। तीसरा बड़ा अपडेट्स, पेंशनर्स मोस्टली कमेंट्स करते हैं, जिन भी पेंशनर्स की टैक्स में कटौती होती है उस टैक्स स्लैब में आते हैं, उस पर क्या अपडेट्स है। साथ ही साथ एक बड़ा अपडेट है पेंशन में 5, 10 और 15% की बढ़ोतरी को लेकर के, वो भी एक बड़ा अपडेट है इसमें कि क्या उसमें अपडेट निकल कर आ रहा है। साथ ही साथ इसमें और 8वें वेतन आयोग को लेकर के भी इसमें कई सारे अपडेट निकल के आएंगे। क्या ये बजट सेशन में क्या क्या चीजें होंगी वो भी इस वीडियो में मैं बताऊंगा। इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन डिटेल में बताऊंगा और पूरी अपडेट मिलेगी आपको, इसलिए पूरा लास्ट से देखिएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब बजट सेशन आएगा, उसमें पेंशनर्स की कई सारी मांगे या कई सारी डिमांड्स पूरी हो सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, और सूत्रों की माने तो इसमें कई सारी चीजों में देखने को मिल सकती है। वो कर्मचारियों और पेंशनर्स को काफी ज्यादा राहत देखने को मिल सकती है और कई सारी चीजों पर उसमें अपडेट्स और चीजों को बढ़ोतरी देखने पर मिल सकती है। जिनमें सबसे ज्यादा जो है मैटर सबसे बड़ा है 18 मंथ्स के डीए और डीआरस का। हालांकि बहुत सारे पेंशनर्स और कर्मचारी ये बोलते हैं कि 18 मंथ्स के डीए एरियर्स पर आप बार बार बात क्यों करते हैं, उस पर अपडेट क्यों देते हैं जबकि वो नहीं मिलने वाला। तो मैं आपको बता दूं, ये आपका पैसा है, 18 मंथ्स का डीए और डीआरस आपको मिलना ही चाहिए। इसके अलावा यूनियन और फेडरेशन भी लगातार इसके रिगार्डिंग सरकार से बातचीत भी कर रहे थे, डिस्कशंस भी हुए, जिसमें 18 मंथ्स का डीए और डीआर का जो इशू था वो सबसे पहले रखा गया था। क्योंकि ये आपका पैसा है इसलिए आप इसे भूल नहीं सकते। अगर ये मिलता है तो आपको आपकी पेंशन में लाखों रुपए तक बढ़ोतरी होगी और उसमें आपको काफी ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इसलिए 18 मंथ्स का डीए और डीआर का जो इशू है वो आप भूल नहीं सकते हैं। इसलिए मैं कई बारी बारी और भी लोग हैं यूनियंस के, सारे फेडरेशन के, वो भी इसको उठाते रहते हैं और आपको ये मिलना ही चाहिए। इसलिए 18 मंथ्स के डीए डीआर को आप भूलिए मत, ये भी एक बड़ा इशू है, इससे आपको लाखों रुपए मिल सकते हैं। अब दूसरी बात करते हैं मिनिमम पेंशन पर। आप सभी को पता है कि आपकी मिनिमम पेंशन 7वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग यानी 7वें वेतन आयोग के रिकमेंडेशंस के हिसाब से 9,000 रुपए प्लस डीआर है, लेकिन और कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए प्लस डीआर है। लेकिन उसमें मिनिमम पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है। जैसे मिनिमम पेंशन में बढ़ोतरी होगी तो आप हमें सबसे पहले कमेंट करके बताएगा कि आपकी मिनिमम पेंशन कितनी है और मिनिमम पेंशन में कितनी बढ़ोतरी की जानी चाहिए। क्योंकि मिनिमम पेंशन अगर 13,000 रुपए तक होती है तो उससे भी पेंशनर्स को राहत मिलेगी। क्योंकि अगर मिनिमम पेंशन बढ़ती है तो जो अदर अलाउंसेस होते हैं यानी कि जो डीआर वगैरह है उसमें भी बढ़ोतरी होगी और पेंशनर्स को इसमें थोड़ी सी रिलीफ वहां पर मिल सकती है। तीसरी बात करते हैं यहाँ पर पेंशन टैक्स फ्री की। बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जिनकी पेंशन टैक्स स्लैब में आती है और पेंशन को उसमें टैक्स में रखा जाता है। तो बहुत सारे पेंशनर्स की ये डिमांड रही है शुरू से ही और पेंशनर्स ये चाहते हैं और पेंशनर्स की रिक्वेस्ट भी रही है और यूनियंस और फेडरेशन भी लगातार इस मुद्दे को भी उठाते रहे हैं कि पेंशन की जो पेंशन है, पेंशनर्स की जो पेंशन है वो टैक्स फ्री होनी चाहिए। उस टैक्स स्लैब में आने के बाद भी उनको टैक्स फ्री होनी चाहिए क्योंकि वो काफी जिंदगी पूरी अपनी टैक्स देते ही आए, तो अब पेंशन उनकी टैक्स फ्री होना चाहिए। अब बात करते हैं बड़े अपडेट की, जो है पेंशन पर 5, 10 और 15% बढ़ोतरी को लेकर के। इसमें मिनिमम पेंशन में अगर बढ़ोतरी होती है तो भी पेंशनर्स को फायदा होगा, लेकिन पेंशन के लिए सबसे ज्यादा जो हॉट टॉपिक है वो है 5, 10, 15% इंक्रीज को लेकर के। आप सभी को पता है, प्रीवियस वीडियोस में भी कई बार बता चुका हूं कि आपकी बेसिक पेंशन 80 इयर्स के बाद 20% बढ़ोतरी होती है, लेकिन पेंशनर्स ये चाहते हैं कि उनकी बेसिक पेंशन में हर 5 साल के ब्लॉक में 5-5% की बेसिक में बढ़ोतरी की जाए और अगर बेसिक बढ़ोतरी होगी तो उनके डीआर में भी बढ़ोतरी होगी। उसी के चलते पेंशन में 60 से 65 साल के ब्लॉक में 5% की, 65 से 70 साल के ब्लॉक में 10%, 70 से 75 साल के ब्लॉक में 15% की बढ़ोतरी की जाए, जिससे उनको वहां पर थोड़ी रिलीफ मिल सके। अब हमें कमेंट करके बताएगा कि आपके हिसाब से बेसिक पेंशन में कितने प्रतिशत तक की, किस एज के हिसाब से आपको बढ़ोतरी करनी चाहिए, जिससे कि पेंशनर्स की बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी हो सके और उनकी कई सारी चीजों में यहाँ पर बढ़ोतरी होगी। अगर सबसे बड़ी बात, बेसिक पेंशन में अगर बढ़ोतरी होती है तो आपके डीआर में भी बढ़ोतरी होगी, जिसके चलते पेंशनर्स को कई सारी चीजें वहां पर एड ऑन होंगी। साथ ही साथ कर्मचारियों की बात करें, बेसिक पेंशन में 3% की बढ़ोतरी होती है, लेकिन मिनिमम सैलरी की अगर बात करें तो मिनिमम सैलरी 18,000 रुपए प्लस जो अदर अलाउंसेस वो होते हैं, लेकिन मिनिमम सैलरी अगर बढ़ती है 21,000 22,000 रुपए तक होती है तो उससे कर्मचारियों को भी राहत मिलेगी, साथ ही साथ पेंशनर्स को भी इसमें राहत देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं फाइनल 8वें वेतन आयोग की। आप सभी को पता है पिछले
साल 8वें वेतन आयोग पर संसद में भी इसमें मैटर उठाया गया था, वहां पर भी इस पर डिस्कशन किया गया था, लेकिन गवर्नमेंट ने क्लियर इंस्ट्रक्शन बोल दिया था कि अभी कोई भी मिनिस्ट्रियल और इंटर मिनिस्ट्रियल 8वें वेतन आयोग पर गठन नहीं हो रहा है। यानी कि अब आगे आने वाली दोनों में जब 2024 एंडिंग पर पहुंचेगा तो 8वें वेतन आयोग की अब चर्चा जोरों पर हो गई है। मीडिया में जो खबरें आ रही हैं उनकी अगर माने तो 8वें वेतन आयोग का गठन जल्द से जल्द हो सकता है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, और आपको पता भी है कि 7वें वेतन आयोग का गठन 2016 में हुआ था, लेकिन उससे पहले एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी के रिकमेंडेशंस दिए गए थे और कमेटी के रिकमेंडेशन देने के बाद ही उसमें उसके रिकमेंडेशंस माने गए थे और आपकी 2016 से आपकी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी की गई थी 6 पे कमीशन के बाद से। अब ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर 7वें वेतन आयोग के बाद में जब 8वें पे कमीशन की बात करें तो 8वां वेतन आयोग देखने को मिल सकता है, उससे लास्ट के इस ईयर के लास्ट तक एक कमेटी गठित हो सकती है जो अपने रिकमेंडेशन दे सकती है और उसमें कई सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं। इसलिए 8वें वेतन आयोग पर हमें सबसे पहले ये बताएगा कि 8वें वेतन आयोग पर आपकी कितनी बेसिक पेंशन रखी जानी चाहिए, जिससे आपको वहां पर सारी चीजें, आपके सारे डेली के खर्चे, डेली एक्सपेंसेस और जो मंथली की ओपीडी मेडिसिन वगैरह के खर्चे हैं वो सारे आपके पूरे हो सकें। अब बात करते हैं थोड़ा सा फिटमेंट फैक्टर पर भी, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर ही क्रूशियल रोल प्ले करता है आपकी बेसिक पेंशन और सैलरी बढ़ाने पर। अभी आपका फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना है। अगर ये 8वें वेतन आयोग आता है तो 2.57 गुना में किस प्रकार से बढ़ोतरी की जाए जिससे कि बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी हो। तो जो लोग, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इसमें 3.68 गुना तक बढ़ोतरी होगी, तो मैं बता दूं इतना ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं हो सकता है। 3.68 गुना बहुत होता है। ऐसे करके बेसिक पेंशन लगभग डबल हो जाएगी, यानी कि अगर 9,000 रुपए तो 15 से 16,000 रुपए तक पहुंचेगी। वहीं कर्मचारियों की बेसिक सैलरी जो है 18,000 रुपए से बढ़ के 26,000 रुपए तक हो सकती है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग फिटमेंट फैक्टर 3 पॉइंट तक हो सकता है अगर 2.57 गुना के बेसिस पर है। अगर 3 पॉइंट भी होता है तब भी बेसिक पेंशन आपकी 9,000 रुपए से बढ़ के 13,000 से 14,000 रुपए तक हो जाएगी। साथ ही साथ कर्मचारियों की जो सैलरी है वो 18,000 रुपए से बढ़ करके 21,000 रुपए तक पहुंच सकती है। तो आप हमें कमेंट करके इस पर भी बताएगा कि फिटमेंट फैक्टर में कितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए। डीआर आपका बहाल हो चुका है। अब आपको ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा भी आ चुका है। अब उसके बेसिस पर जुलाई 2024 में 3 से 4% तक महंगाई भत्ता और महंगाई। हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स एज वेल एज कर्मचारियों को कई सारे बड़े अपडेट्स आए हैं जिनमें सरकारी पेंशनर्स को बहुत बड़ा तोहफा मिला है। सीधा 25,000 रुपए तक का फायदा सालाना मिलने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। साथ ही साथ कर्मचारियों, पेंशन और फैमिली पेंशन के फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस, पेंशन में 5, 10 और 15% की बढ़ोतरी, 18 मंथ्स के डीआर को एरियर्स और इसके अलावा कम्यूटेशन बहाली को लेकर भी कई सारी बड़ी अपडेट्स मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। इसलिए ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए घंटे के निशान को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलेगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। आपको जल्दी से एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। आप हमारे चैनल पर पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के रिगार्डिंग उनके पेंशनरी बेनिफिट से रिलेटेड आपको कई सारे लेटर्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स आपको समझाए जाते हैं। आपको उनमें जो भी डाउट्स होते हैं उनको क्लियर किया जाता है। अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है आपके पेंशनरी बेनिफिट्स को लेकर के, फैमिली पेंशनरी बेनिफिट्स को लेकर के, इवन कर्मचारियों को भी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर करिएगा। आपकी प्रॉब्लम जो है नेक्स्ट वीडियो में ली जाएगी और सारे प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन किया जाएगा। चलिए जल्दी से लेकर चलते हैं पहली बड़ी खबर पर। तो आप सभी जैसे सामने भी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि कर्मचारियों, पेंशन भोगियों के लिए, आम टैक्स पेयर के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ा दी गई है। इसका फायदा उन लोगों को मिलेगा जो नए टैक्स रिजीम का विकल्प चुनते हैं। नए टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट पहले 50,000 रुपए सालाना थी, लेकिन अब जिसे बढ़ाकर 75,000 यानी कि 75,000 रुपीज कर दिया गया है। बेसिकली इसमें पेंशन को क्या फायदा मिला वो भी देखेंगे। सरकारी पेंशनर्स को बड़ा तोहफा। जी हाँ दोस्तों, बजट 2024 में एक और बड़ा ऐलान किया गया है जिसके बारे में हम आपको बताते हैं। दरअसल ये ऐलान सरकारी पेंशनर्स के लिए ही स्पेशली किया गया है। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए फैमिली पेंशन पर टैक्स छूट की लिमिट को बढ़ा दिया है। जी हाँ दोस्तों, फैमिली पेंशन पर अब छूट 15,000 रुपए यानी जो डिस्काउंट है 15,000 रुपए सालाना से बढ़ा करके 25,000 रुपए कर दिया गया है।
इसका मतलब है कि फैमिली पेंशन का लाभ लेने वाले पेंशनर्स सालाना आप 25,000 यानी कि 25,000 रुपए तक के टैक्स लाभ का उठा सकते हैं। पहले 15,000 रुपए सालाना तक की टैक्स छूट मिलती थी, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है और इसका फायदा जो आप सभी को मिलेगा वो साल 2024-25 के वित्तीय वर्ष ये दिया जाएगा और यह लाभ पेंशनर्स को काफी बड़ी राहत मिलेगी। आप सभी को पता है कि जो टैक्स रिजीम से अब आई हैं उनमें कई सारी चीजों में अब अपडेशन किया गया है और आपकी जो फैमिली पेंशन पर डिस्काउंट मिलता था 15,000 रुपए 15,000, उसको बढ़ा करके अब पेंशनर्स को उसकी लिमिट 25,000 रुपए कर दी गई है और उसको अब सीधा सीधा अब उसमें उसको ऐड कर दिया जाएगा और ये आपको फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए इसमें सारे फायदे दिए जाएंगे। फैमिली पेंशन के लिए कई सारे रूल भी चेंज हुए थे, जिनमें आप देख सकते हैं कि फैमिली पेंशन के लिए कौन कौन हकदार है वो भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 2004 से पहले जिन कर्मचारियों की भर्ती सीसीएस पेंशन नियम 1972 के अनुसार हुई थी, ऐसे में कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उसके परिवार को पेंशन दी जाती है। कर्मचारी या पेंशन भोगी की फैमिली पेंशन को दिया जाता है और उसके बाद अगर बहुत सारी चीजें हैं तो फैमिली पेंशन में ऐड कर दी जाती हैं। इसके अलावा भी कई सारी चीजों पर बात हो सकी। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है जो विज्ञान भवन नई दिल्ली में मीटिंग हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पर पेंशन भोगी संगठनों की मांग को लेकर के एक बड़ी बैठक नई दिल्ली विज्ञान भवन में आयोजित की गई थी। इस बैठक में पेंशन भोगी संगठनों के साथ साथ केंद्रीय मंत्री मिस्टर जितेंद्र सिंह और केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि मंडलों ने भाग लिया। और इस मीटिंग में अब क्या क्या हुआ है, कौन कौन से मुद्दों के ऊपर मुहर लगी है और कौन कौन से आपके जो इश्यूज थे वो मुद्दे थे वो खारिज किए गए हैं, इसके मिनट्स केंद्र सरकार की तरफ से जारी कर दिए गए हैं और सभी पेंशन भोगी संगठनों को प्रतिनिधियों को भी भेज दिए गए हैं और सभी पेंशन भोगियों के बारे में अवगत के बारे में इन सब चीजों में हम बात करेंगे। पहला है कि पेंशनर्स का जो हेल्थ चेकअप है एनुअली, उस पर भी बात हुई है। 65 साल से 5% अतिरिक्त पेंशन का फायदा, उस पर भी इस मीटिंग में बात हुई। एफएमए बढ़ोतरी को लेकर बात हुई। साथ ही साथ फिक्स्ड मेडिकल के लिए फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस की मंजूरी को लेकर भी बात हुई। रेलवे किराए में पेंशन धारकों या सीनियर सिटीजन को मिले डिस्काउंट, उसके रिलेटेड भी बात हुई। और 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हुए कर्मचारियों को एक इंक्रीमेंट का फायदा यानी नौसर इंक्रीमेंट पर क्या क्या चीजें हुई उस पर भी बात हुई है। साथ ही साथ कम्यूटेशन बहाली लेकर को भी जो 12 साल में बहाली हो उससे रिलेटेड भी कई सारी चीजें पर बात हुई है। तो सब पर धीरे धीरे एक एक करके सारी बात करेंगे। अब देख सकते हैं इस बैठक में पेंशन भोगी संगठनों की विभिन्न मांगों के ऊपर चर्चा की गई। साथ ही साथ इसमें कुछ मुद्दों को माना गया और कुछ मुद्दों के ऊपर पुनः विचार करने की सहमति बनाई गई। साथ ही साथ इसके अलावा कुछ जो मुद्दे थे उनको खारिज कर दिया गया। तो चलिए विस्तार में जान लेते हैं कि इन कुछ खास मुद्दों के ऊपर जिन पर सरकार के विभिन्न मंत्रालयों ने क्या क्या निर्णय लिया। पेंशन धारकों का हेल्थ चेकअप था। पेंशन धारकों की अगर हेल्थ चेकअप की बात करें तो उसमें भी कई सारी चीजें थी, जिसमें पेंशनर्स के लिए बहुत सारी चीजें अपडेट्स हुई। इसमें पेंशन भोगी संगठनों ने डिमांड किया था कि पेंशन भोगी के लिए आवधिक हेल्थ चेकअप 6 महीने में या साल भर में एक बार उसको आयोजित किया जाए। इस पर पेंशन भोगी ने समय समय पर हेल्थ चेकअप कराने की बात कही थी और इसके अलावा उसमें भी कई सारी चीजों को ऐड करने को बोला गया था। उसमें इसके अलावा इस पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने क्या आंसर दिया वो भी हम देखेंगे। इसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि पेंशन भोगी की साल में एक बार हेल्थ चेकअप कराने की छूट दी जाती है। हेल्थ चेकअप कराने के लिए इच्छुक पेंशन भोगी सीजीएचएस से इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में चेकअप के लिए सीजीएचएस वेलनेस सेंटर्स के सीएमओ से रेफर ले सकते हैं। सीजीएचएस वेलनेस सेंटर के सीएमओ बिना किसी शिकायत के चेकअप के लिए मंजूरी दे सकते हैं। अगर ऐसे में संबंधित किसी पेंशन भोगी को कोई शिकायत है तो लोकल एडवाइजरी कमेटी के समक्ष अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकता है। तो आपके हेल्थ चेकअप का पहले से ही एक बार जो है आप अपने इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जा सकते हैं, साथ ही साथ सीएमओ से भी रेफरल वहां पर ले सकते हैं। तो ये आपकी एक बड़ी खबर थी। अब दूसरी खबर पर लेकर चलते हैं जो आप सामने अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 65 साल से मिले 5% अतिरिक्त पेंशन का फायदा। जी हाँ दोस्तों, पेंशन भोगी संगठनों ने ये डिमांड किया था कि पेंशन भोगी के पेंशन में अतिरिक्त पेंशन का बढ़ोतरी का फायदा 65 साल से दिया जाना चाहिए, जो कि अब 80 साल है। 65 साल पर 5%, 70 साल पर 10%, 75 साल पर 15% और 80 साल पर 20% की एडिशनल पेंशन का फायदा दिया जाए। अब हर साल पर 5% की बढ़ोतरी की जानी चाहिए। इस पर डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन वेलफेयर के जॉइंट सेक्रेटरी ने बताया कि इस मुद्दे के ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर का सुझाव मांगा गया था और इस पर उन्होंने कहा कि अगर यह प्रपोजल स्वीकार किया जाता है तो इस पर सरकार की फाइनेंशियल कंडीशन हालांकि बिगड़ सकती है। साथ ही राज्य सरकारों के पेंशन भोगी भी इस तरह की डिमांड आगे रख सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी फाइनेंशियल हिंड्रेंस आ सकती है। इसलिए इसको स्वीकार अभी नहीं किया जा रहा है। जॉइंट सेक्रेटरी के इस जो है निर्णय से पेंशन भोगी संगठनों के ऊपर फिर से विचार करने का अनुरोध किया गया है। हालांकि
मामला फिर से अभी अंडर कंसिडरेशन है, यानी कि मामला जो है अभी विचाराधीन किया गया है। एफएम में बढ़ोतरी, जो नॉन सीजीएचएस एरियाज में रहने वाले पेंशन धारकों को फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस में बढ़ोतरी का मुद्दा भी इस बैठक में उठाया गया। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस अभी 1000 रुपए जिससे बढ़ोतरी किए जाने की मांग की गई थी, और पेंशनर संगठनों का कहना था कि मात्र 1000 रुपए में जो ओपीडी मेडिसिन है या दवाओं की जरूरतें पूरी नहीं होती हैं, इसलिए इसको तत्काल प्रभाव से 1000 रुपए से बढ़ा करके 3000 रुपए किया जाना चाहिए। इस पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के जॉइंट सेक्रेटरी ने कहा कि इस मुद्दे का परीक्षण बजट डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर एंड डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के साथ किया गया, और यहाँ पर उन्होंने कहा कि 7 सीपीसी के जो सिफारिश है यानी रिकमेंडेशन है उसके अनुसार 1 जुलाई 2017 से फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस है उसको 1000 रुपए रिवाइज किया गया था। ऐसे में अभी फिर से मांग बढ़ाने के ऊपर सरकार का भी फिलहाल कोई विचार नहीं है, लेकिन फिर भी पेंशन भोगी संगठनों ने इस पर पुनः विचार करने की मांग की है, और मामला अभी फिर से मैटर अंडर कंसिडरेशन है। लेकिन जल्द से जल्द इस पर कोई ना कोई अभी सारी चीजें अपडेट होंगी और पेंशनर्स के लिए फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस पर एक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आगे आप देख सकते हैं, आगे रेलवे के किराए में पेंशनरों के लिए क्या क्या चीजें मिल सकती है उससे भी रिलेटेड है। पेंशनभोगी संगठनों ने रेलवे मंत्रालय के प्रतिनिधियों से डिमांड किया कि रेलवे किराए में पेंशन धारकों को जो पहले की तरह डिस्काउंट मिलते थे वह फिर से उसको बहाल या रिस्टोर किया जाना चाहिए। इस पर रेलवे मंत्रालय ने कहा कि रेलवे यात्रियों के लिए रेलवे में करीब लगभग 59,837 करोड़ की छूट देता है। अगर प्रति व्यक्ति देखा जाए तो 53% की रेलवे में छूट दी जाती है। दिव्यांग यात्रियों, विद्यार्थियों और रोगियों को भी छूट का फायदा दिया जाता है। और फिर भी रेलवे प्रतिनिधियों ने कहा कि वर्तमान स्थिति में पेंशन धारकों और सीनियर सिटीजन के लिए रेलवे में जो डिस्काउंट है उसको अभी बहाल नहीं किया जाता है। इसके अलावा भी कई सारी चीजें वहां पर हो सकती हैं। आगे आप देख सकते हैं कि 30 जून 31 दिसंबर को ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल इंक्रीमेंट को लेकर के रिटायर्ड कर्मचारियों को एक इंक्रीमेंट का फायदा दिया जाना चाहिए। इस बैठक में जो नेशनल इंक्रीमेंट है उसका भी मुद्दा उठाया गया। पेंशनी संगठनों ने कहा कि ऐसे कर्मचारियों 1 साल की अवधि अगर पूरी करते हैं तो उनको 1 जुलाई या 1 जनवरी को इंक्रीमेंट का फायदा देना चाहिए। इसके अलावा और भी कई सारी चीजों पर बात हुई। इसमें डीओपीटी के प्रतिनिधियों ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की तारीख पर सेवा में होना चाहिए। इससे उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा नियमों में संशोधन या रिवीजन करने की मांग की गई है। इस मुद्दे को डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के साथ उठाया गया है और इस मुद्दे को लेकर के जल्द से जल्द कोई भी इंक्रीमेंट देने का आदेश जारी किया जा सकता है। इससे रिलेटेड भी कई सारी है, अगर आप आदेश की प्रति डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। साथ ही साथ कम्यूटेशन बहाली पर भी लेकर की उस पर भी कई सारी चीजों पर अपडेट आ रहा है। इसमें कम्यूटेशन बहाली को लेकर के पेंशनभोगी संगठनों ने केंद्र सरकार के डिमांड की कि सरकार ने कम्यूटेशन बहाली को गुजरात सरकार ने 15 साल से घटाकर 13 साल किया है। वहीं और भी कई राज्यों में ऐसा किया गया है। ऐसे में बहुत सारी पेंशन भोगियों ने इस मामले में सरकार से रिक्वेस्ट की कि कम्यूटेशन बहाली 12 साल करने का सर्वसाधारण आदेश किया जाए। इस पर केंद्र सरकार ने जल्द से जल्द डीओपीटी सचिव ने बताया कि इस पर जल्द से जल्द कोई विचार किया जा रहा है और जल्द से जल्द इसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। तो ऐसे में पेंशनर्स के लिए कई सारे चीजों पर इसमें बात हो सकती है, जिसमें पेंशनर्स के हेल्थ चेकअप है, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस है, 5, 10, 15% का बढ़ोतरी को लेकर के, वहीं उनकी टैक्स में डिडक्शन को लेकर भी कई सारे अपडेट्स आए। साथ ही साथ पेंशनर्स धारकों का जो हेल्थ चेकअप है उससे रिलेटेड भी कई सारी चीजें हैं। वहीं पेंशनर्स के नेशनल इंक्रीमेंट पर भी यहाँ पर बात की गई है और जो कम्यूटेशन बहाली है 15 साल में होती है उसको 12 साल किए जाने पर भी अभी बहुत सारे मैटर इसमें अंडर कंसिडरेशन है। जल्द से जल्द इन सभी चीजों पर निर्णय ले लिया जाएगा और हम जैसे इस पर कोई डिसीजन आ जाएगा तो हम आपको जरूर बता देंगे। आप इसका जो ऑफिशियल मिनट्स है उसकी डाउनलोड कॉपी करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके, वीडियो को शेयर करके कमेंट बॉक्स में जस्ट लिख दीजिएगा, वहां से आप सीधा ये डाउनलोड कर पाएंगे और आप डिटेल में इन सारी चीजों को जो भी मिनट्स हैं उसको पढ़ पाएंगे। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर सभी के साथ करिएगा। ऐसी न्यूज इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेगा। अगर आपको पेंशनरी बेनिफिट से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई संशय है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में लेने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर सभी के साथ करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स एज वेल एज कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खबरें लेकर आया हूं मैं, जिसमें आपके लिए कई सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे। जिनमें पहला बड़ा अपडेट होगा, आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। पहला बड़ा अपडेट मैं देने वाला हूं जो कि होगा आपके महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के लिए 53% महंगाई भत्ते के साथ में क्या डीए और डीआर शून्य होने जा रहा है? क्या 7वें वेतन आयोग को लागू करते वक्त ऐसा किया गया था? दूसरी बड़ी खबर दूंगा मैं, जुलाई 2024 के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की जो फाइनली अपडेट्स थी वो फिक्स हो चुका है, यानी जुलाई 2024 का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत अब फिक्स कर दिया गया है।
ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े फाइनली अब जारी कर दिए गए हैं। इसके बाद में एक और बड़ी खबर जो होगी वो 8वें वेतन आयोग को लेकर के होगी। साथ ही साथ राज्यसभा से जो सरकार का बयान आया था वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और इसके अलावा और भी कई सारे अपडेट्स होंगे इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के रेड बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आप हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए घंटे के निशान को जरूर प्रेस करिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स आ पाएंगी और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएगा। आपको जल्दी से एक अपडेट दे दूं, आप हमारे चैनल पर पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स एज वेल एज कर्मचारियों के रिगार्डिंग उनके पेंशनरी बेनिफिट्स से रिगार्डिंग सर्कुलर्स, नोटिफिकेशन समझाए जाते हैं, साथ ही साथ उनको गाइडेंस दी जाती है। अगर आपको आपके पेंशनरी बेनिफिट्स से रिलेटेड कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को ऐसे ही देख पाएंगे। चलिए जल्दी से लेकर चलते हैं पहली बड़ी खबर पर। आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं ये खबर आई है डीए हाइक को लेकर के, क्या 53% अब महंगाई भत्ता होगा, उसके बाद क्या, या 50% होने के बाद में क्या महंगाई भत्ता होने के बाद में क्या आपका डीए डीआर शुरू से मर्ज होगा, क्या सारी चीजें होंगी उस पर हम बात करेंगे। जनवरी 2024 से जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका डीए और डीआर 50% हो चुका है। इसके बाद इसे शून्य से जीरो करने की चर्चा थी, हालांकि ये चर्चा इसलिए थी क्योंकि 7वें वेतन आयोग को लागू करते वक्त ऐसा उस टाइम वहां पर ऐसे मीडिया में खबरें आई थी। लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें जो है डिसाइड कर सकती हैं। इंतजार है अगस्त के मंथ का, क्योंकि जनवरी 2024 से महंगाई भत्ते के बाद जो 50% महंगाई भत्ता मिल रहा है उसमें 7वें वेतन आयोग को उसमें कई सारी चीजों में अपडेट किया गया है, क्योंकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन धारकों के डीए और डीआर में जनवरी 2024 में 50% की बढ़ोतरी कर दी गई थी। अब डीए और डीआर जैसे 50% हो गया है, तो पहले ये नियम थे कि डीए और डीआर की जैसे ही इंटरेस्ट रेट है या बहुत सारे डीए और डीआर की दर है 50% के पार होते ही कर्मचारियों और पेंशन धारकों के वेतनमान और भत्तों में बदलाव होता है। ऐसे में सरकार 8वें वेतन आयोग की कमेटी की घोषणा करती है या कोई और नियम से सैलरी और पेंशन का संशोधन करती है तो कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बहुत ज्यादा राहत की खबर होगी। इसके अलावा इसमें और भी कई सारे अपडेट्स आएंगे, वो हम आपको दिखाएंगे। इसमें क्या क्या चीजें होंगी वो भी हम देखेंगे, क्योंकि 8वें वेतन आयोग से रिलेटेड कई सारी चीजों पर बात हो रही है, जिसमें पेंशन और सैलरी में संशोधन को लेकर के या रिवीजन को लेकर के उसका क्या क्या फॉर्मूला हो सकते हैं उन पर हम बात करेंगे कि 8वां वेतन आयोग के क्या नियम हो सकता है। अब कॉन्टेक्स्ट में भी सामने देख पा रहे होंगे 8वें वेतन आयोग का कब से कितना इंतजार करना पड़ेगा। 8वें वेतन आयोग पर राज्यसभा से जो गवर्नमेंट का बयान आया था वो हम देखेंगे। साथ ही साथ वित्त मंत्रालय से वित्त राज्य मंत्री मिस्टर पंकज चौधरी का भी बयान आया था, वो भी हम देखेंगे। डीए 50% होने पर क्या ऑटोमेटिक पे रिवीजन होगा वो भी हम देखेंगे। साथ ही साथ 8वें वेतन आयोग में क्या फॉर्मूला हो सकता है उस पर भी हम जहाँ पर डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ और भी कई सारी चीजों पर डिस्कशन करेंगे, जिसमें 8वें वेतन आयोग का मुद्दा कई सारी चीजों पर होगा। 8वें वेतन आयोग पर सबसे पहले देख सकते हैं कि राज्यसभा से क्या सरकार का बयान आया था, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था वो भी आपको उसमें दिखाएंगे। संसद के पिछले सत्र के दौरान 8वें वेतन आयोग को गठन को लेकर के वित्त मंत्री से सवाल पूछा था और पूछा गया था कि सरकार द्वारा क्या 7वें वेतन आयोग के गठन की सिफारिश पर विचार क्यों नहीं, 8वें वेतन आयोग की सिफारिश पर विचार क्यों नहीं की जा रहा है। साथ ही साथ पेंशन और वेतन की समीक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है इस टाइम पर। 10 साल का लंबा इंतजार कराए बगैर सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। साथ ही साथ क्या सरकार 8वां वेतन आयोग पर आने पर सैलरी और पेंशन पर जो खर्चा आएगा उसे वहन करने में क्या चीज दिक्कतें आ रही हैं। साथ ही साथ एक तरफ सरकार ने अर्थव्यवस्था बोला है कि अब अर्थव्यवस्था अच्छी हो गई है, तो ऐसे में केंद्र सरकार वेतन आयोग को गठन करने में देरी क्यों कर रहा है। वित्त मंत्रालय से जो वित्त राज्य मंत्री मिस्टर पंकज चौधरी उन्होंने इस पर बयान दिया कि वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार के पास अभी 8वें वेतन आयोग को लेकर के कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। साथ ही साथ सरकार के पास 8वें वेतन आयोग का लाने का विचार जो है नहीं है। लेकिन जो ये खबरें थी वो पहले थी, अब जो है बहुत सारी चीजों पर इसमें चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि कई सारी चीजों पर ऐसा होगा जिसके चलते डीए और डीआर में बढ़ोतरी होगी और साथ ही साथ 8वें वेतन आयोग का रिलेटेड कई सारी चीजें इसमें हो सकती है। बात करते हैं डीए 50% होने पर ऑटोमेटिक पे रिवीजन भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही डीए 50% का आंकड़ा छुएगा या जैसे कि छू चुका है, कर्मचारियों और पेंशन धारकों के भत्तों में बढ़ोतरी किया जाना है। ऐसे में अब डीए 50% हो चुका है तो कैबिनेट ने इसकी भी घोषणा हो चुकी है। अब समय आ गया है कि सैलरी और पेंशन संशोधन होना चाहिए। 8वें वेतन आयोग के तुरंत कमेटी का गठन होगा। साथ ही साथ आप बात करें कि 8वें वेतन आयोग पर क्या
फॉर्मूला हो सकता है, तो उसके लिए हम रिगार्डिंग थोड़ी सी बात कर सकते हैं। अगर सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन करती है तो महंगाई भत्ता 0 से स्टार्ट हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी किया जा सकता है। फिटमेंट फैक्टर 1.92 या बोल सकते हैं कि फिटमेंट फैक्टर जो अभी के 2.57 है उसे 3 तक किया जा सकता है। इसके हिसाब से आपकी बेसिक कम से कम 18,000 रुपए से बढ़ करके 26,000 रुपए तक हो सकती है। इस प्रकार आपकी बेसिक में 6,000 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बेसिक के ऊपर आपको महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा या महंगाई राहत का भुगतान किया जाएगा। साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज हैं उनके एचआरए का भुगतान किया जाएगा और इसके अलावा नई बेसिक बन जाएंगे, नए स्लॉट्स आ जाएंगे। इससे आपकी सैलरी और पेंशन में काफी सारा देखने को मिल सकता है। सामने आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन राज्यसभा में पूछा गया था 8वें वेतन आयोग से रिलेटेड, इसमें आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें 7वें वेतन आयोग के बाद में 8वें वेतन आयोग की चीजें बात की गई थी, जिसमें सरकार ने बोला था कि 7वें वेतन आयोग के आधार पर वेतन और भत्तों में संशोधन को अनुमोदन देते समय केंद्रीय मंत्रिमंडल इस पर कोई विचार नहीं है। साथ ही साथ 8वें वेतन आयोग के लेकर के अभी सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। ये चीजें लेकिन पहले की हैं, नोटिफिकेशन भी पहले का, लेकिन मैंने आपको बताने के लिए यहाँ पर कंसिडर कर लिया है। यहाँ पर अब बात करते हैं जुलाई 2024 के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को लेकर के। उसके लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा अब पब्लिश कर दिया गया है, थोड़ी देर से ही सही, लेकिन अब फाइनली उसको पब्लिश कर दिया गया है और पब्लिश होने के बाद में उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब सामने नोटिफिकेशन देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के लेबर ब्यूरो की तरफ से ये 5 तारीख को पब्लिश किया गया था, जिसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर जून 2024 जारी कर दिया गया है। यानी कि अब आपका जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत कितना आपको मिलेगा वो कंफर्म कर दिया गया है। इसमें हम बात करें कि जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा है वो आप पॉइंट नंबर 2 में देख सकते हैं, जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया है द ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर जून 2024 इंक्रीज्ड बाय 1.5 पॉइंट एंड स्टैंड एट 141.4। इसके अलावा इन्फ्लेशन में भी कई सारी चीजों में चेंजेस हुई हैं, आप देख सकते हैं इस ग्राफ में। अब हम बात करें जो डेटा निकल कर आया उसको ऑफिशियल डीए कैलकुलेटर में पुटअप करेंगे, जिससे हमें क्लियरली सारी चीजें हो जाएंगी। आपको जुलाई 2024 में कितने प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत यहाँ पर मिल सकता है। बात करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, साथ ही साथ जून का भी डेटा हम दिखाएंगे। इस हिसाब से यहाँ पर महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में अभी तक बढ़ोतरी हो रही थी। तो आप यहाँ देख सकते हैं जनवरी में जो डेटा आया था उसके बेसिस पर आपका इतना प्रतिशत महंगाई भत्ता था। अब बात करते हैं लास्ट का जो डेटा निकल कर आया है, वो डेटा निकल कर आया आप सामने देख सकते हैं जून 2024 में बढ़ोतरी होने के बाद में 141.4 और इसके बेसिस पर आपका महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 53.36% है, जिसके जो कि 53% आपका हो गया है। यानी कि अब आपके महंगाई भत्ता जुलाई 2024 से 53% हो गया है। ऐसे करने से आपको 3% बढ़ोतरी होगी, लेकिन ये बढ़ोतरी थोड़ी कम है क्योंकि अभी प्रीवियस जो इंस्टॉलमेंट्स थी डीए और डीआर की उसमें 4% तक बढ़ोतरी हो रही थी, लेकिन अब 3% की महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी कंफर्म हो चुकी है। ऐसे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएगा कि 3% की बढ़ोतरी क्या सफिशिएंट है कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए या फैमिली पेंशनर्स के, या फिर उसमें और ज्यादा बढ़ोतरी होनी थी। साथ ही साथ अगर आपको आपके 8वें वेतन आयोग से रिलेटेड कोई अगर आपके डिस्कशन है, कोई सुझाव है तो वो भी दीजिएगा। साथ ही साथ डीए और डीआर की मर्जिंग की जो बात चल रही है उस पर भी हम आपको अपडेट लाकर देते रहेंगे। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर सभी के साथ करिएगा। ऐसे न्यूज इन्फॉर्मेशन